व्हाट इज द बिटकॉइन? क्या सच में बिटकॉइन से लोग करोड़पति बने हैं? क्या यहां पर 10 मिनट में पैसा बनता है? सुना है इसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे चलता है? साथियों, आज ऐसी बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। सो ये जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है और क्रिप्टो एक वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इसीलिए अपनी रिसर्च जरूर साथ के साथ करते चले। और आज के सेशन में ये कोशिश रहेगी कि आपको बिटकॉइन से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। साल 2008 दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। दुनिया के बड़े बड़े बैंक फेल हो गए थे। दुनिया के बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था। उसके बाद एक व्यक्ति या एक ग्रुप ने एक ऐसी योजना, एक ऐसे सिस्टम की परिकल्पना की, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का, किसी बैंक का कंट्रोल ना हो और पैसा पीयर टू पीयर यानी लोगों से लोगों के पास जाए। और जिस व्यक्ति की, जिस गुमनाम व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम रखा गया है सतोशी नाकामोटो। और उन्होंने एक पेपर लिखा जिसको आज व्हाइट पेपर के नाम से जानती है दुनिया, और इस सिस्टम का नाम रखा बिटकॉइन। बिटकॉइन यानी पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, यानी डायरेक्टली यूजर से यूजर के पास पैसे का, मनी का ट्रांजैक्शन विदाउट थर्ड पार्टी कंट्रोल। अगर बिटकॉइन की शुरुआत की बात करें तो 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक जनरेट हुआ और इसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है और यहीं से बिटकॉइन नेटवर्क शुरू हुआ। और अगर बिटकॉइन के पहले ट्रांजैक्शन की बात करें तो 12 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने हेल फिनी नाम के बंदे को पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन भेजा था। लेकिन एक ऐतिहासिक और एक इंटरेस्टिंग घटना की अगर बात करूं तो सन 2010 में पहली बार बिटकॉइन को दुनिया की वास्तविक चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी अगर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 22 मई 2010 में लाज़ेलो हेनेक नाम के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देकर के 2 पिज्जा खरीदे थे। 2 पिज्जा, जिस टाइम पे 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू मानी गई लगभग 41 यानी $41, जिसको अगर आईएनआर में, उस टाइम पे आईएनआर में कैलकुलेट किया जाए तो 1800 से 2000 रुपए 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू मानी गई थी उस टाइम। यानी 2 बड़े पिज्जे खरीदे 10,000 बिटकॉइन के बदले में। और इसी घटना को आज भी वर्ल्ड वाइड 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आज कोई मार्केट के अनुसार देखा जाए तो आज एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग $77,198 के समथिंग है, यानी $77,198। अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में कितनी है तो लगभग $77 करोड़। और अगर इसको आईएनआर में, इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो आप अंदाजा लगाओ कि $1 लगभग 95 रुपीज के बराबर है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 7,400 करोड़ रुपए के बराबर है। 7,400 करोड़ रुपए लगभग 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है आज की डेट में। अब सोचो, सन 2010 में 10,000 बिटकॉइन देकर के 2 पिज्जा खरीदे गए, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो आज तक के सबसे महंगे जो पिज्जा है वो 2 पिज्जा है। अब एक सवाल आता है कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में बिटकॉइन लोगों की नजर में एक बेकार चीज थी, बेकार था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, लोगों को कुछ चीजें पता लगी, जैसे कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। जैसे आज हम लोग अगर फिएट करेंसी की बात करें तो फिएट करेंसी को लिमिटेड सप्लाई में नहीं रखा जाता, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो सकती है, कितना भी प्रिंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग द सिचुएशन। इसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि फिएट करेंसी की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, अनलिमिटेड सप्लाई है, उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। दूसरा, बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यानी जब लोगों को समझ में आया तो डिमांड बढ़ी और प्राइस भी इंक्रीज हो गया। और अगर इसी हिसाब से इसको सोचा जाए, समझा जाए, ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज हो सकता है। बट मैं पहले ही बता चुका हूं, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरी जो ये वीडियो है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी हर चीज आप अपने लेवल पे रिसर्च करें। अब हम बात करते हैं बैंक वर्सेस बिटकॉइन। तो बैंक जो होते हैं वो पैसे को कंट्रोल करते हैं। आपके अकाउंट में जो पैसा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। उसमें एक
सैटेलाइट अथॉरिटी होती है, और जो फीस होती है वो बैंक लेता है। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के ऊपर में किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, यानी यूजर का कस्टडी होता है उसके एसेट के ऊपर में। दूसरा, बिटकॉइन को यूजर टू यूजर ट्रांसफर किया जाता है, यानी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। यूजर के पास से निकलेगा, सीधा यूजर के पास जाएगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। यानी अगर बिटकॉइन आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उसकी कस्टडी आपके पास में है। आप अगर उसको ट्रांसफर करोगे तो सीधा यूजर के पास जाएगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं करता इसको। ये सीधा पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पे चलता है। साथ ही इसकी जो फीस होती है वो भी इंडिविजुअल्स के पास जाती है, यानी माइनर्स के पास जाती है। बीच में कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई थर्ड पार्टी, कोई एजेंट नहीं होता कि उसको फीस चली जाए, नहीं। जो माइनर्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शन को पुश करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, उनको चला जाता है। अब जिन लोगों को ये दोनों डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं, वो लोग बिटकॉइन की तरफ मूव हो रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा, उनकी नजर में आज भी बिटकॉइन एक खराब चीज है। अब बात करने वाले हैं बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के ऊपर में। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। ब्लॉकचेन यानी एक डिजिटल लेजर, यानी जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक लेजर में रिकॉर्ड होता है हमेशा के लिए, और उसको कोई बदल नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन की अपनी खासियत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा लेजर होता है जिसके अंदर डाटा ऐड होने के बाद में ना उसको हाइड किया जा सकता है, ना उसको डिलीट किया जा सकता है, सिर्फ ऐड किया जा सकता है, और वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस से। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाते हैं और उनको कोई बदल नहीं सकता। अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को समझो। जब आप बिटकॉइन भेजते हो या कोई यूजर बिटकॉइन भेजता है तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग रहता है। तो जो माइनर्स होते हैं, यानी जिन्होंने माइनिंग मशीन लगाई होती है, एक माइनिंग सिस्टम होता है बिटकॉइन का, वो माइनिंग मशीन या माइनर उसको सोल्व करता है। सोल्व कैसे करता है? एक पजल टाइप का एक सिस्टम होता है। एक ट्रांजैक्शन हेज क्रिएट करने में माइनिंग मशीन या माइनर हेल्प करता है। यानी ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, माइनर्स उसको सोल्व करते हैं, और उसके लिए ट्रांजैक्शन हेज एक नॉर्म तैयार किया जाता है। रैंडम नॉर्म होता है, उसको एक लिमिटेड फॉर्म में तैयार करके, और जैसे ही उसको क्रिएट किया जाता है तुरंत ब्लॉकचेन के अंदर में या ब्लॉक के अंदर में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। यानी इस पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनिंग का मतलब होता है सिस्टम को सिक्योर करना। जो मशीन होती है, जो माइनिंग मशीन होती है, वो एक आंसर ढूंढती है, एक नॉन ढूंढती है। जब वो नॉन उसको एग्जैक्ट मिल जाता है, तुरंत एक ट्रांजैक्शन हेज के रूप में उसे ब्लॉक के अंदर में डाल दिया जाता है। नॉन यानी एक रैंडम नंबर होता है, जैसे ट्रांजैक्शन हेज के अंदर आप देखते हैं वो बार बार ट्राई करती है मशीन, जब तक वो सही नंबर नहीं मिल जाता एग्जैक्ट लिमिट का, तब तक वो उसको प्रोसेसिंग में रखती है। और इसी प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं हम लोग, और इसी प्रोसेस से बिटकॉइन जनरेट भी होते हैं। यानी बिटकॉइन की माइनिंग एक तरीके से एक पजल सोल्विंग प्रोसेस होती है, और जैसे ही वो सोल्व हो जाता है तुरंत वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बदले में बिटकॉइन रिवार्ड के तौर पे माइनिंग रिवार्ड जनरेट करते हैं, और बदले में बिटकॉइन ब्लॉकचेन से रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन जनरेट होते हैं, और रिवार्ड के तौर पे माइनर्स को चले जाते हैं। अब समझो, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर लगभग हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है, और बहुत सारे माइनर्स माइनिंग की प्रोसेस में होते हैं। जो विनर होता है, जो उस पजल को सबसे जल्दी सोल्व करता है, एक तरीके से वो विनर माना जाता है, और विनर को 2 रिवार्ड मिलते हैं। एक मिलता है बिटकॉइन माइनिंग रिवार्ड, यानी नया बिटकॉइन, और एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस भी होती है। ये दोनों चीजें विनर को जाती हैं जो उस पजल को सोल्व करता है। पजल मतलब एक मशीन के द्वारा उस पजल को सोल्व किया जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन हेज कंप्लीट होते हैं, और उसके जरिए 2 रिवार्ड जाते हैं, एक बिटकॉइन का माइनिंग रिवार्ड और एक ट्रांजैक्शन फीस जो माइनर्स को चली जाती है। इसे और थोड़ा गहराई से समझें तो जैसे मैं एक यूजर हूं और मैं बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरे फंड को मैं जब ट्रांसफर करता हूं तो एक फीस, छोटी सी एक फीस डिडक्ट होती है। वो फीस मेरी टोटल क्वांटिटी में से कटती है, और वो उस विनर माइनर को चली जाती है। साथ ही उस ट्रांजैक्शन को जो सोल्व करने वाला जो बिटकॉइन माइनर होता है, बहुत सारे लोग मिलकर भी उसको सोल्व करते हैं। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट करती है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, और हर 10 मिनट के अंदर में माइनिंग से बिटकॉइन भी जनरेट होता है। जब तक 2 करोड़ 10 लाख टोटल बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक हर ब्लॉक के साथ में नए बिटकॉइन जनरेट होते रहेंगे। उसके बाद जब सारी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, उसके बाद में ये माइनिंग रिवार्ड मिलना बंद हो जाएगा, माइनर्स को सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। अब एक अहम सवाल पे बात कर लेते हैं। अक्सर लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, ये कब तक आएगी मार्केट में, और उसके बाद क्या होगा, और जो डेली बिटकॉइन आ रहा है ये किस प्रोसेस में आता है, और एक हाल्विंग प्रोसेस इससे जोड़ी गई है। हाल्विंग एक टेक्निकल प्रोसेस है जो इससे जोड़ी गई है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये चीजें मैं डिस्कस करता हूं। बिटकॉइन को जनरेट करने वाले सतोशी नाकामोतो ने एक नियम बनाया है कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख यानी 21 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं है बिटकॉइन। टोटल बिटकॉइन की संख्या कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख। अब इसको
मार्केट में रिलीज करने का प्रोसेस भी ब्लॉकचेन के अंदर ही है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें 2,10,000 ब्लॉक्स जनरेट होने के बाद, मैंने बताया कि हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है, तो लगभग 4 साल बाद हाल्विंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी जितने रिवार्ड आ रहे हैं हर ब्लॉक के अंदर में, हर 10 मिनट में जो रिवार्ड आ रहे हैं, वो रिवार्ड हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद आधे हो जाएंगे। यानी हर 4 साल बाद जितनी रफ्तार से बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है, वो रफ्तार आधी होती चली जाएगी। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, यानी इतिहास से अब तक का सफर जो बिटकॉइन की गणित है उसको समझिए। सन 2009 में शुरुआत में हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट हो रहा था लगभग, और हर ब्लॉक के अंदर में 50 बिटकॉइन जनरेट हो रहे थे। यानी हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन मार्केट में आ रहे थे, बहुत तेजी से बिटकॉइन मार्केट में आ रहे थे। उसके बाद 2012 में हाल्विंग हुई और हर 10 मिनट में 25 बिटकॉइन जनरेट होने लगे। 2016 में फिर से हाल्विंग हुई और 12.5 बिटकॉइन यानी 12.5 बिटकॉइन हर 10 मिनट में जनरेट होने लगे। उसके बाद 2020 में ये रिवार्ड घट करके हाल्विंग हुई, ये रिवार्ड घट करके 6.25 हो गया, यानी हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन आने लगे। उसके बाद हाल ही में जो लास्ट हाल्विंग हुई है 2024 में हुई है, और उसके बाद से हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन हर 10 मिनट में आ रहे हैं। यानी सप्लाई मार्केट में आ रही है। कब तक आएगी? ये आएगी जब तक ये टोटल सप्लाई यानी 2,10,00,000 बिटकॉइन पूरी तरीके से मार्केट में नहीं आ जाते, तब तक ये हाल्विंग आती रहेगी, होती रहेगी, और तब तक ही रिवार्ड आता रहेगा। लेकिन इसका अगर अनुमान लगाया जाए 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद में हाल्विंग हो जाती है। 2,10,000 ब्लॉक जनरेट होने के बाद में, यानी लगभग 4 साल बाद में हाल्विंग होती रहती है और रिवार्ड आधा हो जाता है। जितना हर 10 मिनट में रिवार्ड आ रहा है, जैसे अभी 3.125 रिवार्ड आ रहा है, 2028 में हाल्विंग होगी, उसके बाद ये 3.125 का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा अनुमान अगर देखा जाए तो अभी 2026 चल रहा है, 2026 2140 सन तक ये रिवार्ड मार्केट में आता रहेगा और हाल्विंग भी होती रहेगी। लेकिन उसके बाद टोटल सप्लाई आने के बाद माइनिंग रिवार्ड आना बंद हो जाएगा। सिर्फ ट्रांजैक्शन जो फीस होगी वो माइनर्स को मिलती रहेगी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन आने वाले वक्त में और ज्यादा महंगा हो सकता है। ये लोगों का मानना है, क्योंकि जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, डिमांड बढ़ती है, तो फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज होने की संभावना होती है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल बहुत सारे लोगों को मालूम है। इसीलिए आज तक भी जो बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसी ट्रस्ट पे और इसी सोच के आधार पे लोगों ने इसकी होल्डिंग भी की है, और एक मजबूत सिस्टम भी इसको माना जाता है। इसलिए लोग बिटकॉइन को परचेज भी करते हैं। इसके ट्रांजेक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, सिक्योर भी मानी जाती हैं, और इसीलिए बिटकॉइन के ऊपर में बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। यानी हजारों लोग माइनिंग की मशीन लगाए हुए, हजारों माइनर्स हैं, एक माइनिंग पूल बना हुआ है जिसमें रिवार्ड जाता है और लोगों में बढ़ जाता है। अब इन चीजों को सोच के लोगों के माइंड में ये सवाल आता है, क्यों ना हम माइनिंग करना स्टार्ट करें, हम माइनर बन जाएं। तो अगर आप इंडिया से हो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइनिंग के लिए एक बहुत भारी मशीन चाहिए, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उसको, और उसके साथ साथ कंपटीशन बहुत है। यानी इस माइनिंग पूल में बहुत ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी और अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वो जब मशीन काम करती है तो कॉम्प्लेक्स सोल्व होता है। आज की डेट में तो माइनिंग पूल है, यानी बहुत सारे लोग मिलकर इसको सोल्व कर पाते हैं। इसीलिए एक कंपटीशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो जो लोग इसको सोच रहे हैं वो इन चीजों को जरूर रीड करें। अब बात करते हैं बिटकॉइन के कुछ खास होल्डर्स की। बिटकॉइन के खास होल्डर्स कौन कौन हैं? अगर हम बिटकॉइन के टॉप होल्डर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के पास में है। उनका एक वॉलेट है जिसे सतोशी नाकामोटो का वॉलेट माना जाता है, और उसके अंदर लगभग 11 लाख बिटकॉइन है, 1.1 मिलियन बिटकॉइन। लेकिन इसे डेड वॉलेट भी मानते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इस वॉलेट से बहुत लंबे अरसे से, मेरे हिसाब से जब से इसमें बिटकॉइन होल्ड है तब से अब तक बिटकॉइन होल्डिंग है, तो ये माना जाता है कि ये वॉलेट डेड है और इसका जो क्रिएटर है वो अब नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। तो सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है होल्डिंग के तौर पे देखा जाए तो सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में है। उसके बाद में बहुत सारे एसेट मैनेजर्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होल्डर हैं ये, तो इनके पास बहुत बड़ी वॉल्यूम में बिटकॉइंस हैं। ब्लैक रॉक का एक आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से एक कॉर्पोरेट फर्म है, और ये बिटकॉइन के टॉप होल्डर्स में से एक होल्डर माना जाता है। अनुमान है कि 7,71,000 से लेकर और 7,99,000 बिटकॉइन इनके पास होल्ड है।
ऐसे कई सारे और एसेट मैनेजर्स हैं जिनके पास बिटकॉइन की होल्डिंग मानी जाती है। उसके बाद बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी आईएनसी के नाम से कंपनी है, और ये बहुत बड़ी, और मेरे हिसाब से पब्लिक कंपनीज की बात करें तो सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेजरी है जिसके पास बिटकॉइन होल्डिंग है। और इस कंपनी के जो मेन शख्स हैं वो है माइकल सेलर सर। माइकल सेलर बिटकॉइन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, और इनके पास अनुमान है कि इस कंपनी के पास 7,20,000 के समथिंग बिटकॉइन जो है होल्ड है। बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती हैं ऑफिशियली। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है, गवर्नमेंट इसको होल्ड कर रही है। यानी अनुमान है कि 3,28,000 के समथिंग बिटकॉइन अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है एज ए होल्डिंग के तौर पे। चाइना के पास भी बिटकॉइन है, 1,90,000 के समथिंग बिटकॉइन चाइना के पास में है। और पर ये चीज जो मैं आपको चाइना के बारे में बता रहा हूं, चाइना ने इनको परचेज नहीं किया, चाइना ने अपने होल्डर से, अपने देश के होल्डर से इनको जब्त किया है एक तरीके से। तो उनके पास ये होल्डिंग मानी जाती है कि 1,90,000 के समथिंग बिटकॉइन चाइना गवर्नमेंट के पास है, उसने जब्त किए हैं अपने लोगों से। ऐसे बहुत सारे देशों के पास बिटकॉइंस हैं, यहाँ तक कि भूटान और एल सल्वाडोर जैसे देश भी बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। एल सल्वाडोर ने तो इसे एज ए नेशनल करेंसी के तौर पे मान लिया है। इनके अलावा बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनमें मेजर एक्सचेंज है कॉइनबेस, बाइनेंस, जिनके पास ग्राहकों की तरफ से, यानी जो इनके कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से लाखों बिटकॉइंस हैं जिनको ये संभालते आ रहे हैं। तो बिटकॉइन एक बहुत पॉपुलर चीज बन चुकी है एसेट के तौर पे। अब बात करते हैं हम अपने देश भारत की। भारत में बिटकॉइन बैन नहीं है, भारत में बिटकॉइन बैन नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में रेगुलेट किया गया है। भारत में बिटकॉइन खरीदना, बेचना और होल्ड करना पूरी तरीके से लीगल है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। यानी हम इसे मुद्रा के तौर पे किसी दुकान से सामान खरीदने के लिए नहीं यूज कर सकते, एज ए एसेट के तौर पे इसको खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसके लिए अलग से टैक्स एंड रेगुलेशन है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो बिटकॉइन से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और हर ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस भी रखा गया है। और भारत में बिटकॉइन की माइनिंग भी लीगल है, आप भारत में बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसे बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपको अलग से इसके लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अलग से इसका टैक्स आपको टैक्स रेगुलेशन के अंतर्गत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तब आप बिटकॉइन को लीगल इंडिया के अंदर माइन कर सकते हैं। और जो भारत के एक्सचेंजेस है, भारत में जो क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रहे हैं, उनको FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, सारी जानकारी देनी पड़ेगी, और PMLA यानी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नियम है उनको पालन करना होगा। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर में भी बिटकॉइन को खरीदना, बेचना और होल्ड करना लीगल है। अब सवाल आता है, क्या बिटकॉइन रिस्की है? बिल्कुल, बिटकॉइन रिस्की है, मार्केट से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें प्राइस क्रेश हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दूसरा, स्कैम भी होते हैं। बिटकॉइन के नाम पे बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर जाती हैं, कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाती है, कुछ ना कुछ ऐसा बना करके बिटकॉइन आपसे लेकर के और गायब हो सकती हैं। स्कैम्स भी होते हैं बिटकॉइन के अंदर में। इसके साथ ही बिटकॉइन को लेकर के हर देश में अलग अलग रेगुलेशंस हैं, इसीलिए अभी तक बिटकॉइन के ऊपर में ये कहा नहीं जा सकता कि बिटकॉइन एकदम सेफ है। बिटकॉइन रिस्की है क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही बहुत ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में काम करता है, तो बहुत सारे लोग इसमें स्कैम करके अननोन वे में गायब हो जाते हैं, और हर देश में इसको लेके अलग अलग रेगुलेशंस हैं। तो इसलिए बिटकॉइन रिस्की है। तो ध्यान रहे, क्रिप्टो या बिटकॉइन ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे चलते रहते हैं। तो अपनी सूझबूझ और अपनी रिसर्च के आधार पे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही ये मेरी तरफ से कोई फाइनेंस से जुड़ी हुई एडवाइस है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। फाइनली अब हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन फ्यूचर में डिजिटल गोल्ड बन सकता है या फिर फ्यूचर में कोलैप्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है लोगों के ट्रस्ट पर, किस लेवल का ट्रस्ट जनरेट कर पाता है। अभी तक जो बिटकॉइन का ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट डिपेंड करता है लोगों के ट्रस्ट पर, गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस पे। तो फाइनली साथियों, अगर आपने बिटकॉइन को समझ लिया है तो आपसे एक सवाल है, बिटकॉइन फ्यूचर में रिस्की है या फ्यूचर में एक एसेट बन सकता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब